हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। आई वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स कंपटीशन, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे सारा का सारा क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से रिलेटेड आपको एक्सक्लूसिवली फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया जाता है। मतलब ये कि यहाँ कभी ऐसा नहीं होता कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से रिलेटेड किसी कंटेंट का कुछ हिस्सा आपको एक्सेस करने के लिए मिले और उसके बाद आपसे ये बोला जाए कि भाई बचे हुए कोर्स के लिए या बचे हुए पार्ट के लिए आपको हमें किसी तरीके की कोई फीस देना पड़ेगी या कोई पेड सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। ऐसा मैग्नेट ब्रेन्स में नहीं होता। मैग्नेट ब्रेन्स प्रतिबद्ध है आप लोगों तक सारा का सारा क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट रिलेटेड टू एनी ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एक्सक्लूसिवली फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर आने के लिए, जिसकी मदद से ना सिर्फ आप लोग अपने अच्छे से प्रिपरेशन वगैरह कर सकें, बढ़िया तरह से आप लोग सिलेक्शन ले सकें, अच्छे अच्छे पदों पर पहुंचे, अच्छा करियर बनाएं, सम्मान आपका समाज में मान सम्मान और प्रतिष्ठा पाएं, बट साथ ही साथ आप लोग देश की तरक्की और उन्नति में भी अपना एक कंट्रीब्यूशन दे सकें। यही मैग्नेट ब्रेन्स का ध्येय है और इसी को सामने रखकर मैग्नेट ब्रेन्स आगे बढ़ रहा है। और इसी नोट पर हम लोग भी अपने आज के सेशन की शुरुआत करेंगे। तो लास्ट सेशन में हम लोग पढ़ रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। इसमें हम लोगों ने कंपनी का जो रूल था, कंपनी के रूल के टाइम पीरियड में जो इंपॉर्टेंट एक्ट्स पास किए गए थे उसके बारे में अपना डिस्कशन शुरू किया था और उसी डिस्कशन को हम लोग आज जो है इस लेक्चर में भी कंटिन्यू करेंगे। आज का जो सेशन हमारा रहने वाला है इसमें कंपनी का जो रूल था, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल हमारे देश में रहा है, उसमें एक सीरीज ऑफ एक्ट्स पास किए गए थे जिसको बोला जाता है चार्टर एक्ट्स। उनके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक रहने वाला है, डिटेल में इसको हम लोग देखेंगे। और सबसे बड़ी बात यह कि यहां से क्वेश्चंस जो है भर भर के पूछे जाते हैं। वेरियस एग्जामिनेशंस, चाहे आप रेलवे उठा लें, एसएससी उठा लें, कोई भी दूसरा एग्जामिनेशन उठा लें जो सेंट्रल लेवल के ऊपर हो रहा हो या स्टेट लेवल के ऊपर हो रहा हो, इसमें से बहुत बड़ी मात्रा में जो है हिस्ट्री के पोर्शन में काफी सारे क्वेश्चंस वगैरह आते हैं। पॉलिटी का जो पोर्शन है उसमें यहां से काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो दोनों सब्जेक्ट्स वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए एक इंपॉर्टेंट सेक्शन ये बनता है और इसको पूरी इंटायरिटी में हम लोग पढ़कर खत्म करेंगे। और इसके बाद में आई कैन इंश्योर यू, आई कैन गारंटी यू दैट मोस्ट प्रोबेबली अगर आपका इस पर्टिकुलर सेक्शन में से कोई भी किसी भी तरीके का सवाल बनता है तो आप उसको कर पाने की स्थिति में होंगे, आप उसको सही जो है कर पाएंगे। तो नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू, हियर वी बिगिन। हमारा टॉपिक या हमारा सब्जेक्ट है इंडियन पॉलिटी, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हम पढ़ रहे हैं, उसमें कंपनी रूल और कंपनी रूल का चार्टर एक्ट। चलें शुरू करते हैं। तो पहला जो चार्टर एक्ट हमको पढ़ना है वो है चार्टर एक्ट ऑफ 1793। इसके फीचर्स वगैरह के बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। इसका जो सबसे पहला फीचर है, इट एक्सटेंडेड द ओवरराइडिंग पावर्स गिवन टू लॉर्ड कॉर्नवालिस ओवर हिज काउंसिल टू ऑल फ्यूचर गवर्नर जनरल्स एंड गवर्नर्स ऑफ द प्रेसिडेंसीज। इस पॉइंट को थोड़ा सा समझते हैं। लास्ट जो हमारा सेशन था उसमें जो लास्ट एक्ट हम लोगों ने पढ़कर खत्म किया था उसका नाम था एक्ट ऑफ 1786। 1786 या 1786 का जो एक्ट है वो हम लोगों ने पढ़कर खत्म किया था। इस एक्ट में हमको यह पता चला था कि जब लॉर्ड कॉर्नवालिस साहब को गवर्नर जनरल की पोस्ट पर अपॉइंट किया गया तो उन्होंने दो शर्तें रखी थी उस पद को एक्सेप्ट करने के लिए, उस पोस्ट का चार्ज लेने के लिए। सबसे पहली शर्त क्या थी? सबसे पहली शर्त उन्होंने ये रखी कि मैं गवर्नर जनरल तभी बनूंगा अगर मुझे कुछ स्पेशल केसेस में मेरी काउंसिल के खिलाफ या फिर मेरे के खिलाफ जाने की पावर दी जाए या फिर मेरी काउंसिल के डिसीजंस वगैरह को ओवरराइड करने की पावर दी जाए। मतलब थोड़ा समझते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 जो हम लोगों ने लास्ट सेशन में पढ़ा था उसमें हम लोगों ने यह देखा था कि बंगाल का जो गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया और उस गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की मदद के लिए 4 लोगों की एक काउंसिल बनाई गई जो उसकी हेल्प करेगी। तो और इसके बाद में फिर आपका इन लोगों ने काम वगैरह करना शुरू कर दिया। लॉर्ड वेरन हास्टिंग जो थे वो पहले हमारे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने। खैर 1786 में जब कॉर्नवालिस साहब को ये बोला गया कि भाई आप जो है आपको अगला अपॉइंटमेंट मिला है गवर्नर जनरल का, तो उन्होंने पहली चीज ये कही कि ये जो 4 लोगों की काउंसिल है जिनके साथ में बैठकर मुझे काम करना है, पहले तो मुझे यह पावर दी जाए कि अगर मैं इनके फैसलों से सहमत नहीं हूं तो मैं इनके फैसलों को ओवरराइड कर सकता हूं। मतलब इन्होंने अगर कोई डिसीजन लिया है और मैं उससे एग्री नहीं करता तो फिर मैं उनके डिसीजन को पलटने की पावर रखूं या फिर मैं जो बोलूं वो माना जाए, काउंसिल की बात को फिर अहमियत ना दी जाए। ये एक तो मुझे ओवरराइडिंग पावर चाहिए, पहली शर्त उन्होंने ये रखी। दूसरी बात उन्होंने ये बोली थी कि भैया मुझे जो है कमांडर इन चीफ भी बनना है, मुझे जो आपकी फौज है, जो आर्मी है, उसका कमांडर इन चीफ भी बनाया जाए। अगर मेरी ये 2 शर्तें पूरी करोगे तब तो मैं गवर्नर जनरल बनने को तैयार हूं, वरना मैं नहीं बनना चाहता, फिर किसी और को ढूंढ लो। अल्टीमेटली उनकी इन दोनों शर्तों को माना गया और एक्ट ऑफ 1786 पास करवाया गया और उसके तहत ये सारे अमेंडमेंट कर कॉर्नवालिस साहब ने अपने मन की करवा ली और उसके बाद में वो गवर्नर जनरल बन गए। बाद में आपका जब चार्टर एक्ट पास किया गया तो चार्टर एक्ट को पास करके ये जो काम किया गया था, इसी पर्टिकुलर चीज, ये जो प्रोविजंस वगैरह डाले गए थे 1786 के, इसी को जो है फिर बढ़ाया गया। किस तरह से बढ़ाया गया? पहला,
इट एक्सटेंडेड द ओवरराइडिंग पावर्स गिवन टू लॉर्ड कॉर्नवालिस ओवर हिज काउंसिल। तो जो पावर लॉर्ड कॉर्नवालिस को दी गई थी ओवरराइडिंग, वो पावर अब आने वाले और भी जो फ्यूचर गवर्नर जनरल्स थे उन सब तक एक्सटेंड कर दिया गया। यानी कि 1786 में आपने ये बोला था कि आपका जो कॉर्नवालिस साहब है सिर्फ उन्हीं के लिए ये बात लागू होती है कि ये अगर चाहें तो अपनी काउंसिल के फैसलों को पलट सकते हैं। मगर अब आपने चार्टर एक्ट 1793 पास करके ये बोला कि कॉर्नवालिस साहब के जाने के बाद में जो दूसरे फ्यूचर में गवर्नर जनरल्स भी आएंगे उनको भी अब ये पावर है कि अगर वो चाहें तो अपनी काउंसिल के फैसलों को पलट सकते हैं, ओवरराइड कर सकते हैं। पहली चीज। इसी तरीके से जैसे अब आपका गवर्नर जनरल है और गवर्नर जनरल की एक काउंसिल थी, तो वहां जो प्रोविंशियल आपके जो दूसरी आपकी प्रेसिडेंसीज थी, जो मद्रास की प्रेसिडेंसी थी और जो आपका बॉम्बे की प्रेसिडेंसी थी, उनके भी अपने गवर्नर हुआ करते थे और उनकी भी अपनी काउंसिल हुआ करती थी। बंगाल की जो प्रेसिडेंसी थी उसके गवर्नर को तो आपने गवर्नर जनरल बना दिया था, मगर बॉम्बे और मद्रास की जो प्रेसिडेंसीज थी उनके गवर्नर को अभी भी आप गवर्नर ही बोलते थे और उनकी मदद के लिए भी आपने काउंसिल बनाई हुई थी और वो लोग भी जो है अपना आपस में साथ में काम करते थे। तो कॉर्नवालिस साहब के ये का जो ये निवेदन था कि भाई मेरे को अपनी काउंसिल के ऊपर ओवरराइडिंग पावर चाहिए, फिर यही पावर आपका जो दूसरे गवर्नर्स थे प्रेसिडेंसीज के उनको भी दिए गए। अब आपने ये बोल दिया, यहां से आपने ये बात कह दी या फिर आपने यहां से इस बात को जो है कानून में डाल दिया कि कॉर्नवालिस साहब के जाने के बाद में जो दूसरे आपके गवर्नर जनरल आएंगे उनको तो ये पावर है ही कि वो अपनी काउंसिल के फैसलों को पलट सकते हैं, मगर इसके अलावा जो बॉम्बे और मद्रास की प्रेसिडेंसी के गवर्नर्स हैं वो भी अगर जो भी अपॉइंट होते हैं या वो भी जो आते हैं वो भी अगर चाहें तो अपनी काउंसिल के फैसलों को पलट सकते हैं, वो भी उसको ओवरराइड कर सकते हैं। तो एक तो ये पावर दिया गया। दूसरा, इट गेव द गवर्नर जनरल मोर पावर्स एंड कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट्स ऑफ द सबऑर्डिनेट प्रेसिडेंसीज ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास। तो ये वाला पॉइंट अब थोड़ा समझते हैं। जब बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया गया, उसके पहले आपकी 3 प्रेसिडेंसीज होती थी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और बंगाल प्रेसिडेंसी। तीनों प्रेसिडेंसी के जो आपके गवर्नर थे वो अलग अलग हुआ करते थे, उनकी अपनी प्रेसिडेंसी है और उनको वहां पर अपना काम चलाना है, दूसरे की प्रेसिडेंसी से कोई मतलब या कोई लेना देना था नहीं। तो तीनों अपना अलग अलग काम कर रहे थे। बॉम्बे प्रेसिडेंसी वाला अपना अलग काम कर रहा है, मद्रास वाला अलग कर रहा है और बंगाल वाला अलग कर रहा है। अब आपने क्या किया था, गवर्नर ऑफ आपका जो बंगाल था उसका आपने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया और यहां से आपने उसको पावर दे दी। और इसके पहले तक ये था कि तीनों जो गवर्नर थे, बॉम्बे का गवर्नर, मद्रास का गवर्नर और बंगाल का गवर्नर, वो बराबर हुआ करते थे। वो उनका अगर पोजीशन या स्टेचर देखा जाए तो उसमें कोई कमी नहीं थी, तीनों बराबर बराबर माने गए थे। मगर जब आपके बंगाल के गवर्नर को आपने गवर्नर जनरल बोला तो उसके बाद आपने बॉम्बे और मद्रास के जो गवर्नर थे उनको इसका जूनियर बना दिया या फिर उन दोनों को आपने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का सबऑर्डिनेट बना दिया और कुछ एक्स्ट्रा पावर वगैरह आपने उसको दे दी। अब जो आपका चार्टर एक्ट ऑफ 1793 आपने पास किया है, इसमें आपने किया ये था कि गवर्नर जनरल की जो पावर्स थी बॉम्बे और मद्रास की प्रेसिडेंसीज के गवर्नमेंट्स के ऊपर, उनको आपने और ज्यादा बढ़ा दिया। यानी कि पहले अगर बंगाल का गवर्नर जनरल 4 या 5 मसलों में आपके बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर्स को डायरेक्शन दे सकता था या उनके ऊपर उनके फैसलों के खिलाफ जा सकता था, तो पता चला 4 की जगह अब आपने 14 या 15 मैटर्स कर दिए जिसमें आप जो है दखलंदाजी कर सकते हो। कहने का तर्क यह बनता है कि आपने बंगाल के गवर्नर जनरल की पावर बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर्स के ऊपर और उनकी प्रेसिडेंसीज में जो गवर्नमेंट चल रही है उसके ऊपर बढ़ा दी। अब वो ज्यादा मात्रा में दखलंदाजी बॉम्बे और मद्रास की गवर्नमेंट में कर सकता था। तो यहां से एक ये चीज हुई, आपका जो चार्टर एक्ट ऑफ 1793 है इसका एक बहुत जबरदस्त प्रभाव पड़ा था। जैसे जैसे हम लोग एक एक करके चार्टर एक्ट पढ़ते चले जाएंगे तब आपको ये बात समझ में आएगी कि गवर्नर जनरल की पावर बढ़ाने से आखिर हुआ क्या था। तीसरा जो पॉइंट था वो ये था, इट एक्सटेंडेड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ द कंपनी इन इंडिया फॉर अनदर पीरियड ऑफ 20 ईयर्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमने ये देखा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो गठन है सन 1600 में हुआ था एक व्यापारी कंपनी के रूप में, और इंग्लैंड की जो क्वीन थी एलिजाबेथ I, उन्होंने आपका ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इसको एक चार्टर दे दिया था। चार्टर का मतलब होता है एक राज आज्ञा या फिर एक राजपत्र दे दिया था जिसमें यह लिखा हुआ था कि इंग्लैंड से इंडिया में या इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, इंडियन ओशियन का जो पूरा इलाका है, इसमें अगर कोई एक व्यक्ति या एक संस्था या एक समूह व्यापार कर सकता है तो वो सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी है। ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा इंग्लैंड से कोई और जो है इंडियन ओशियन में या इंडिया में व्यापार नहीं कर पाएगा। अगर वो करने की कोशिश करता है तो फिर वो गैर कानूनी है और उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। अब इस चक्कर में हुआ यह कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहां पर अपना एक मोनोपोली जमा ली, अपना एक जो है वर्चस्व स्थापित कर लिया और जमकर प्रॉफिट कमाया। ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने मतलब अंडशंड पैसा यहां से कमाना शुरू किया और उसका फिर जो असर है दिखने लगा। साथ ही साथ इंग्लैंड में खबर जाने लगी और लोगों तक, जो दूसरे व्यापारी समूह थे, उन तक भी बात पहुंचने लगी कि ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत ह्यूज प्रॉफिट्स वगैरह जो है इंडिया के साथ मसालों का और बाकी सारी चीजों का व्यापार करके कमा रही है। तो वहां पर फिर जो दूसरे आपके व्यापारी समूह थे उन लोगों ने राजा के दरबार में जो अपने उनके कॉन्टैक्ट्स वगैरह थे उसकी मदद से यह दबाव डलवाना शुरू
शुरू किया गया किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा दूसरों को भी जो है मौका दिया जाए, दूसरी जो आपकी संस्थाएं या दूसरी कंपनियां हैं इंग्लैंड में, उनको भी मौका दिया जाए कि वो भी इंडिया में जाके ट्रेड कर सकें या इंडिया में जाके व्यापार कर सकें। अब ये दबाव जब बहुत ज्यादा बढ़ने लगा तो फिर ईस्ट इंडिया कंपनी वालों ने भी अपनी तरफ से लॉबिंग वगैरह शुरू करी कि इन लोगों को मौका ना दिया जाए, हमें ही जो है व्यापार वगैरह करने दिया जाए। तो दोनों तरफ से जब आपका षड्यंत्र खेले जा रहे थे, अल्टीमेटली 1793 में हमको पता चलता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी वाले जो हैं वो हावी पड़ गए और 20 साल तक उन्होंने अपना जो ये मोनोपोली है उसको और एक्सटेंड करवा लिया। यानी कि 1793 से 20 साल और 1793 से 1803 और 1813 तक जो है इंग्लैंड से इंडिया में कोई और बंदा ट्रेड नहीं कर सकता ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा। अगर करने की कोशिश करेगा तो फिर वैधानिक कार्यवाही उसके ऊपर की जाएगी। तो यहां से इन्होंने अपनी ट्रेड मोनोपोली कम से कम 20 साल के लिए और बढ़वा ली। इसके बाद में अगला पॉइंट आया, इट प्रोवाइडेड दैट द कमांडर इन चीफ was to be a member of Governor General's Council unless he was so appointed, was not to be a member of Governor General's Council unless he was so appointed। इस एक्ट ने या फिर इस चार्टर ने एक और चीज कर दी, वो ये बोला कि आपका जो फौज का सेनापति है या सर्वे सर्वा है, कमांडर इन चीफ जो है, वो गवर्नर जनरल की काउंसिल का मेंबर बाय डिफॉल्ट नहीं होगा। अगर उसको अपॉइंट किया है आपने काउंसिल के मेंबर के तौर पर तब तो बात समझ में आती है, मगर ये नहीं होगा कि आपने अगर किसी व्यक्ति को कमांडर इन चीफ बनाया है तो वो बाय डिफॉल्ट जो है गवर्नर जनरल की काउंसिल का मेंबर बन गया। आपने किसी व्यक्ति को कमांडर इन चीफ भी बना दिया और उसके बाद में उसको आपने गवर्नर जनरल की काउंसिल का मेंबर भी अपॉइंट कर दिया, तब तो ठीक बात है, कोई इश्यूज नहीं है। मगर आपने उसको कमांडर इन चीफ बना दिया और उसके बाद आप ये बोल रहे हो कि ऑटोमेटिकली वो अब गवर्नर जनरल की काउंसिल का पार्ट बन गया, ऐसा आपसे नहीं होगा। ये बात भी जो है इन लोगों ने यहां पे लागू करवा दी। इसके बाद में इनका अगला जो पॉइंट था, इट लेट डाउन दैट द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड देयर स्टाफ वेयर हेंसफोर्थ टू बी पेड बाय द इंडियन रेवेन्यूज। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो आपका बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, जो आपके पॉलिटिकल अफेयर्स वगैरह को हैंडल करता था, उनको जो भी अब तनख्वाह वगैरह दी जानी है, उनके स्टाफ वगैरह को जो भी तनख्वाह दी जानी है, वो अब इंडिया से जो पैसा ईस्ट इंडिया कंपनी रेवेन्यूज में कमा रही है उसमें से दिया जाएगा। इसको भी हम लोग थोड़ा समझते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पास किया था, इसके बारे में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में बात करी थी। पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 ने क्या किया, डबल गवर्नमेंट की व्यवस्था लागू कर दी। डबल गवर्नमेंट में यह होता था कि ईस्ट इंडिया कंपनी में दो फाड़ कर दिए गए, एक था आपका कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और दूसरा था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से यह बोला गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो भी आपकी व्यापारी गतिविधियां चल रही हैं वो सब आप संभालोगे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल को यह बोला गया कि जो भी पॉलिटिकल या राजनीतिक गतिविधियां चल रही हैं और उसके चलते जो सिविल, मिलिट्री और रेवेन्यू के जितने भी मसले आ रहे हैं वो सारे के सारे आप देखोगे। यहां से एक डबल गवर्नमेंट की व्यवस्था बना दी गई थी। अब इन्होंने ये बोला कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो लोग हैं, ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल में बैठकर जो ईस्ट इंडिया कंपनी के पॉलिटिकल, सिविल, रेवेन्यू, मिलिट्री के मैटर्स देख रहे हैं, इनकी जो तनख्वाहें हैं, इनके जो स्टाफ की तनख्वाहें और इनकी जो भी आपके पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं, वो अब इंग्लैंड से नहीं आएगा। इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी जो रेवेन्यू इकट्ठे करती है, जो टैक्स वगैरह लगा के पैसा वगैरह या राजस्व ये लोग कमाते हैं, इसमें से जो है अब आपको ये इनके सारी की सारी पेमेंट्स वगैरह करनी है। ये सारी बातें किसमें आ गई आपका चार्टर एक्ट ऑफ 1793 में। इसके बाद जो अगला चार्टर पास हुआ था वो हुआ था 1813 में। अब हम उसके बारे में बात करते हैं कि चार्टर एक्ट ऑफ 1813 ने क्या किया। तो चार्टर एक्ट ऑफ 1813 के क्या क्या फीचर्स वगैरह हैं या फिर क्या इंपॉर्टेंट उसके फैक्ट्स वगैरह, उसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है, इट अबॉलिश द ट्रेड मोनोपोली ऑफ द कंपनी इन इंडिया, दैट इज द इंडियन ट्रेड वाज थ्रोन ओपन टू ऑल द ब्रिटिश मर्चेंट्स। तो जैसा कि हमने इसके पहले वाले एक्ट में देखा था कि आपका जब ये खबर वगैरह इंग्लैंड पहुंची और दूसरे व्यापारी समूहों को पता चला कि ईस्ट इंडिया कंपनी कितना ज्यादा प्रॉफिट कमा रही है, तो उन लोगों ने भी अपनी तरफ से जो है लॉबिंग वगैरह करी। उन लोगों ने भी अपनी तरफ से राजा के ऊपर या फिर राजा के दरबार में जो है ये प्रभाव बनाने की कोशिश करी कि भाई उनको भी जो है आपका इंडिया में ट्रेड वगैरह करने जाने की परमिशन दी जाए। ईस्ट इंडिया कंपनी वालों ने भी कोशिश करी कि उनको परमिशन ना मिले, वो लोगों को परमिशन देने से रुकवा लें। 1793 में तो ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई और 20 साल तक के लिए उनकी ट्रेड की मोनोपोली को बढ़ा दिया गया। मगर 1813 में जो आपका अगला चार्टर एक्ट पास हुआ था, इसमें फाइनली जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की जो ट्रेड मोनोपोली थी उसको खत्म कर दिया गया। मतलब ये कि हिंदुस्तान से या इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, इंडियन ओशियन में इंग्लैंड से सिर्फ एक ही व्यक्ति या एक ही संस्था आपका ट्रेड कर सकती है जिसका नाम है ईस्ट इंडिया कंपनी। अब वो बात लागू नहीं रह गई थी और अब जो है आपके जो दूसरे ब्रिटिश मर्चेंट्स थे, दूसरे जो आपके अंग्रेज व्यापारी थे या जो दूसरी आपकी अंग्रेज व्यापारी कंपनियां थी, वो इंडिया में आके अपना व्यापार ओपन कर सकती थी। अब इसके ऊपर किसी तरीके की कोई आपका रोक टोक नहीं लगी थी। तो फाइनली आपका वो लोग जो कोशिश में लगे हुए थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपोली है ट्रेड के ऊपर उसको तोड़ा जा सके, चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में उनको कामयाबी मिल गई। हालांकि यहां पर भी
ईस्ट इंडिया कंपनी थोड़ा सा अपने आप को बचाने में कामयाब रही। उन्होंने ये बात जो है मनवा ली कि एक तो उनकी जो मोनोपोली आपका ट्रेड में, आपका जो चाय का ट्रेड है उसमें जो उनकी मोनोपोली थी वो बनी रहेगी, और चाइना के साथ में जो उनका व्यापार वगैरह हो रहा था उसमें उनकी मोनोपोली बनी रहेगी। मतलब ये कि चाय का व्यापार अभी भी जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा कोई और नहीं कर सकता था। इंग्लैंड के दूसरे मर्चेंट्स वगैरह इंडियन सब कॉन्टिनेंट में और इंडियन ओशियन वगैरह में चाय का व्यापार नहीं कर सकते थे। चाय का जो भी व्यापार वगैरह है, यानी कि इंडिया से चाय खरीदना और बाहर कहीं पे बेचना और वो सारी चीजें वगैरह अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में रही। वो इसके उनके अलावा कोई और जो है इसमें हाथ नहीं डाल सकता था, पहली चीज। दूसरी बात ये कि चाइना के साथ में जो ट्रेड आपका होता था वो अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में था, यानी कि चीन के साथ में जो भी ट्रेड वगैरह होगा वो अभी भी सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। उसमें अभी भी किसी और दूसरी ब्रिटिश कंपनी या ब्रिटिश मर्चेंट को हाथ डालने की या पार्टिसिपेट करने की इजाजत नहीं थी। तो कुछ हद तक हम लोग ये कह सकते हैं कि 70-30 का मामला था। 70% जो है वो आपका ब्रिटिश मर्चेंट जीत गए थे, तो 30% जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी अपने हितों की रक्षा करने में कामयाबी हासिल करी थी। 70% किस सेंस में कि इन लोगों की मांग थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली खत्म की जाए और हमको भी मौका मिले, दूसरे ब्रिटिश मर्चेंट्स भी जो है वो जाके आपका ट्रेड वगैरह कर सकें, तो इनको उस चीज में सफलता मिल गई। मगर चाइना के साथ में क्योंकि ट्रेड में सबसे ज्यादा प्रॉफिट था और चाय का जो ट्रेड था वो सबसे ज्यादा प्रॉफिट देता था, तो इन दोनों को बचाने में कामयाबी मिल गई ईस्ट इंडिया कंपनी को कि अभी भी जो है चाय का व्यापार कोई और नहीं कर पाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा। और चाइना जिसके साथ में अफीम का व्यापार चलता था और जमकर जो है उसमें प्रॉफिट कमाया जाता था, वो अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में रहा। तो 30% विक्ट्री हम लोग इनकी भी मान सकते हैं। तो लगभग इस तरीके की 70-30 का मामला जो है लगभग बन गया था। तीसरा जो पॉइंट है, इट असर्टेड द सोवरेनिटी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन ओवर द कंपनीज टेरिटरी इन इंडिया, यानी कि चार्टर एक्ट ऑफ 1813 ने क्लियर कट बोल दिया इस बात को कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जितना भी इलाका इंडिया में जीता है और जितने भी इलाके के ऊपर ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा हो रहा है या होता चला जा रहा है, या फिर आगे भविष्य में ईस्ट इंडिया कंपनी और भी जितना हिंदुस्तान पे कब्जा करेगी, वो सारा का सारा जो प्रॉपर्टी है, वो सारा का सारा जो एरिया है, जो सारी की सारी जो टेरिटरी है, वो ब्रिटिश पोजीशन है, यानी कि वो अंग्रेज राजा की मिल्कियत है और ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ एक एजेंट के तौर पर काम कर रही है। जिस दिन मन करेगा ईस्ट इंडिया कंपनी को उठा के बाहर फेंक दिया जाएगा और राजा फिर चाहे तो किसी और को बैठा दे या फिर वो चाहे तो खुद आकर वहां पर रूल कर सकता है। तो यहां से उन्होंने क्लियर कट कर दिया था इस बात को कि कंपनी जितना इलाका चाहे उतना जीत ले, पूरा हिंदुस्तान जीत ले, मगर वो उसकी मालिक नहीं बनेगी, उसके ऊपर उसकी मिल्कियत नहीं बनती। मिल्कियत फिर भी आपके ब्रिटिश क्राउन की होगी या फिर अंग्रेज राजा की होगी। ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ एक एजेंट के तौर पर काम कर रही है। तो इस राइट को या फिर जो सोवर्जिनिटी है, अपना जो संप्रभुत्वता है, ब्रिटिश क्राउन ने फिर से उस सारे इलाके के ऊपर जता दी, दिखा दी, इंडिकेट कर दी जो ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में आ गया था। तो यहां से ईस्ट इंडिया कंपनी को एक तरीके से बोल सकते हैं उनकी हैसियत जो है फिर से याद दिलवा दी गई कि बेटा तुम सिर्फ एक एजेंट हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं, इस बात को भूलना मत। तुम इसके मालिक नहीं हो, जितना इलाका तुम्हें यहां पे मिलता चला जा रहा है, इसके मालिक हम हैं। हम कौन? इंग्लैंड का जो क्राउन है, इंग्लैंड का जो राजा है वो। चलें, ये इसके बाद अगला जो पॉइंट है, इट अलाउड द क्रिश्चियन मिशनरीज टू कम टू इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ एनलाइटनिंग द पीपल। अब ये जो क्रिश्चियन मिशनरीज वगैरह थे, इनको हिंदुस्तान में आकर आपका धर्म का जो है प्रचार प्रसार करने की या क्रिश्चियनिटी का जो प्रचार प्रसार है उसके करने की परमिशन वगैरह मिल गई, जिसको ये लोग बोलते थे कि आपका मिशन पर हम लोग जा रहे हैं, हम लोगों को एनलाइटन करना है, ये सारी चीजें। इसकी जो परमिशन है आपका चार्टर एक्ट ऑफ 1813 ने दी थी। क्रिश्चियन मिशनरीज को बोल दिया था कि ठीक है, अब आप भी जो है इंडिया में जा सकते हो और आप भी जो है धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हो। अभी तक ये हो रहा था कि जो आपके पुर्तगाली थे और जो स्पेनिश लोग थे, उन लोगों ने आपका क्रिश्चियनिटी का प्रचार प्रसार करने के लिए वो जो इलाके उनके कब्जे में आए, ब्राजील हो गया, साउथ अमेरिका हो गया, लैटिन अमेरिका हो गया, जितना भी इलाका इनके कब्जे में आया, या अफ्रीका के इलाके जो इनके कंट्रोल में आए थे, जहां जहां पे ये लोग गए वहां क्रिश्चियनिटी के प्रचार प्रसार के लिए ये लोग अपने साथ में मिशनरीज को लेकर जाते थे। अब वहां पर जब आप मिशनरीज को लेकर जाते थे तो फिर वहां सोसाइटी में टेंशंस वगैरह जो है जनरेट होना शुरू हो गई थी और उसके चलते कई बार आपके व्यापार की जो हित थे वो उन पे नुकसान लगता था। कई बार लोग खड़े हो जाते थे, बगावत कर देते थे, रिवोल्ट कर देते थे। यही चीज जो है, इस चीज को देखते हुए इंग्लैंड वालों ने या फिर अंग्रेजों ने अभी तक अपनी एक ये बना के रखी थी कि पॉलिसी की रिलीजन के मैटर में हमको जनरली दखल अंदाजी नहीं करनी है। मगर फिर जब अब इंग्लैंड से जो है दबाव वगैरह पड़ने लगा तो फाइनली ईस्ट इंडिया कंपनी को भी जो है इस दबाव के आगे झुकना पड़ा और अल्टीमेटली आपका इस चार्टर एक्ट ने क्रिश्चियन मिशनरीज को इनलाइटनमेंट के लिए कह लें या क्रिश्चियनिटी के प्रचार प्रसार के लिए हिंदुस्तान आने की इजाजत दे दी। और इसके बाद काफी मात्रा में जो है मिशनरीज वगैरह आए
और उसके बाद में उन्होंने यहाँ पर अपनी गतिविधियां वगैरह करी हैं। अगला पॉइंट है, इट प्रोवाइडेड फॉर द स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन अमंग द इनहैबिटेंट्स ऑफ द ब्रिटिश टेरिटरीज इन इंडिया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आज मैं आपको अगर ये सारी की सारी चीजें अंग्रेजी में पढ़ा रहा हूं, आप ये सारी की सारी चीजें अंग्रेजी में पढ़ रहे हैं, हम लोगों के लिए इंग्लिश जो है बड़ी एक इंपॉर्टेंट भाषा बन गई है। उसके पीछे जो है ये आपका चार्टर एक्ट ऑफ 1813 जिम्मेदार है। किस तरह से जिम्मेदार है? इस एक्ट में ये डिसाइड किया गया था कि वो सारा इलाका जो अंग्रेजों के कंट्रोल में आता जा रहा है, वो सारी की सारी जो टेरिटरीज हैं, जो ब्रिटिश टेरिटरी बनती चली जा रही है इंडिया में, या फिर वो सारा का सारा इलाका जिसके ऊपर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन स्थापित होता चला जा रहा है, यहां पर रहने वाले जो हिंदुस्तानी हैं, जो यहां के रहने वाले इनहैबिटेंट्स हैं, इन सब लोगों को जो है वेस्टर्न एजुकेशन वगैरह दिया जाएगा। इन सब लोगों को जो है अब जो शिक्षा वगैरह इंग्लैंड में दी जाती है, जो पढ़ाई लिखाई इंग्लैंड में होती है, उसी तरीके का वेस्टर्न एजुकेशन आपको दिया जाएगा। यहीं से जो है कहीं ना कहीं हमारा जो आप इस तरह से कह सकते हैं कि एजुकेशन का वेस्टर्नाइजेशन जो है शुरू हुआ। इंग्लिश लैंग्वेज जो है अल्टीमेटली उसको इंट्रोड्यूस करवाया गया और होते होते आज ये स्थिति है। ये सारी चीजें इंग्लिश में लिखी हुई हैं, मैं आपको इंग्लिश में ये सारी चीजें पढ़ा रहा हूं, आप लोग इसको इंग्लिश में ही देख रहे हैं। मोर और लेस कहीं ना कहीं हमारे जो नेटिव लैंग्वेजेस वगैरह हैं उसकी जगह इंग्लिश में हम लोग कॉम्पिटिशन वगैरह के पेपर देना या फिर जो प्रोफेशनल एजुकेशन वगैरह ये सब जो इतने बड़े लेवल पर होता है, इंग्लिश जो इतनी प्रोमिनेंट हो गई है, उसकी शुरुआत या फिर उसका जो बीज है वो 1813 का आपका जो चार्टर एक्ट है इसमें पड़ा था। इसको अपने को ध्यान रखना है। तो यहां से ये डिसाइड हो गया कि वेस्टर्न एजुकेशन वगैरह जो है वो सारा का सारा इलाका जो अंग्रेजों के कंट्रोल में आ रहा है उसमें रहने वाले हिंदुस्तानियों को दिया जाएगा। अगला पॉइंट था, इट ऑथराइज द लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया टू इंपोज टैक्सेस ऑन द पर्सन। यानी कि आपकी जो लोकल गवर्नमेंट चल रही है, म्युनिसिपैलिटीज वगैरह जो हैं, और इसके अलावा जो आपका लोकल लेवल पर जो आपका प्रशासन वगैरह की व्यवस्था है, जो लोकल गवर्नमेंट थी, इन लोगों को ये अथॉरिटी दी गई कि अगर आप लोग चाहो तो लोगों के ऊपर टैक्स लगा सकते हो। सड़कें बनवानी है, नालियां साफ करवानी है, आपके जो गटर्स वगैरह हैं उनको आपने रिबिल्ड करना है, पाइपलाइन बिछानी है, आपका पानी के वगैरह के लिए नल वगैरह लगवाने हैं, आपका हॉस्पिटल वगैरह और सैनिटेशन की व्यवस्था करनी है, और भी दूसरे जो काम वगैरह करने हैं, इन सारी चीजों के लिए आप चाहो तो आपके जो लोग वगैरह हैं उसके ऊपर टैक्स लगा सकते हो। ये पावर किसको दिया गया? लोकल गवर्नमेंट जो है उनको ये पावर दिया गया। साथ ही साथ इनको ये पावर भी दिया गया कि अगर कोई व्यक्ति टैक्स वगैरह देने से मना करता है या फिर आनाकानी करता है तो वो लोग ऐसे किसी व्यक्ति को पनिश कर सकते हैं, ऐसे किसी व्यक्ति के फिर ऊपर वो जो है उसको सजा वगैरह भी जो है दी जा सकती है। तो ये सारी की सारी चीजें जो है चार्टर एक्ट ऑफ 1813 ने की थी। इसके बाद जब अगला एक्ट आता है वो है आपका चार्टर एक्ट ऑफ 1833। ये भी अपने आप में बहुत हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट एक्ट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, इसके फीचर्स वगैरह को देखते हुए हम लोग समझेंगे। चले देखते हैं। अब जो अपना चार्टर एक्ट ऑफ 1833 है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसको सेंट्रलाइजेशन जो है उसका फाइनल स्टेप माना जाता है ब्रिटिश इंडिया में। सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, ये हम लोगों ने इसके पहले वाले लेक्चर में भी डिस्कस किया था। एक बार इसको शॉर्ट में फिर से देख लेते हैं। सपोज कर लेते हैं कि ये एक एरिया है और इसके ऊपर मेरा कंट्रोल चल रहा है, मेरा यहाँ पर शासन है या फिर मेरी व्यवस्था है, और ये मेरी राजधानी है। यहां से बैठकर अगर मैं इस पूरे देश में क्या करना है उसका एक एक फैसला यहीं से बैठकर ले रहा हूं। ये लेट्स से कि ये एक इलाका है, यहां पर एकदम बॉर्डर का इलाका है, यहां पर एक नाली खुदवानी है, वो फैसला भी अगर मैं यहाँ राजधानी में बैठ के ले रहा हूं, और यहां पर लेट्स से एक दूसरा एरिया है, यहां पर एक बिल्डिंग बनवानी है, एक पार्क बनवाना है, बच्चों के लिए स्कूल डलवाना, वो फैसला भी मैं यहीं से बैठ के ले रहा हूं, इस बात की परवाह किए बिना कि यहाँ की लोकल परिस्थितियां कैसी हैं, किस तरीके की रिक्वायरमेंट है, कैसे करवाया जाना चाहिए काम, कैसे नहीं करवाया जाना चाहिए, मुझे कुछ नहीं पता। मैं वहां पे झांकने भी नहीं गया, ना मैं यहाँ पे गया ना मैं यहाँ पे गया, मगर मैंने यहीं बैठे बैठे जो है अपनी कैपिटल से कोई फैसला ले लिया और उसको फिर लागू करवा दिया। इस तरीके की जो व्यवस्था होती है इसको बोला जाता है सेंट्रलाइजेशन, कि आप एक जगह बैठकर किसी दूसरी जगह की जो आपके शासन या प्रशासन के अधीन आता है उस पर्टिकुलर जगह का प्रशासन चला रहे हो, इस बात की परवाह किए बिना कि वहां की लोकल कंडीशंस कैसी हैं, वहां की सर्कमस्टांसेस कैसी हैं, बाकी सारी चीजें। तो ये जो चीज है कहलाती है सेंट्रलाइजेशन। अंग्रेजों ने 1773 से सेंट्रलाइजेशन की शुरुआत करी थी, जब इन लोगों ने चार्टर एक्ट ऑफ 1773 पास किया था। धीरे धीरे इसके बाद जो अलग अलग आपके एक्ट पास हुए थे उसके चलते उन्होंने ऐसे ऐसे प्रावधान बनाए जिसके चलते ये जो सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी है ये बढ़ती चली गई। यानी कि एक जगह बैठकर पूरे देश पर या जितना भी इलाका उनके पास है उस पर राज करने की जो टेंडेंसी है वो यहां से बढ़ती चली गई। जैसे इन्होंने अब 3 आपकी प्रेसिडेंसीज थी, तीनों के गवर्नर बराबर थे, उसकी जगह एक गवर्नर को उन्होंने गवर्नर जनरल बना के ज्यादा पावर दे दी। अब उसके बाद जैसे जैसे दूसरा एक्ट पास हुए तो वो उसकी पावर को और ज्यादा बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो बंगाल में बैठकर एक गवर्नर जो है मद्रास और बॉम्बे में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उसके फैसले ले रहा है। ये सेंट्रलाइजेशन है। तो ये सेंट्रलाइजेशन धीरे 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 बढ़ता जा रहा था हर एक एक्ट के पास होने के साथ में। अल्टीमेटली ये जो सेंट्रलाइजेशन है 1833 का जो आपका चार्टर एक्ट है उसके साथ अपने क्लाइमैक्स पर पहुंच गया
और यहां पे जो है आपको सेंट्रलाइजेशन का जो है मैक्सिमम देखने के लिए मिलता है ब्रिटिश इंडिया में। इससे ज्यादा सेंट्रलाइजेशन जो है फिर इसके बाद में नहीं हुआ। क्या इसमें अब इन्होंने क्या क्या किया वो बातें हमको यहां पे करनी है। सबसे पहला काम जो इन्होंने किया वो ये था कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था इसका नाम चेंज कर इन्होंने पहली बार कर दिया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और उसके हाथ में जितना भी इलाका ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में अभी तक आया था उसकी जितनी भी सिविल और मिलिट्री पावर थी वो सारी की सारी आपने इसके हाथ में रख दी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। जो गवर्नर जनरल नाम बार बार आता रहता है, तो पहली बार जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया था वो कब बनाया गया था? चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के तहत। किसको बनाया गया था? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का नाम चेंज किया गया, पोजीशन चेंज करी गई, डेजिग्नेशन चेंज किया गया और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को बोल दिया गया कि बेटा आज से तुम जो हो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो। और भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने जितने इलाके के ऊपर कब्जा किया है उसके सिविल मैटर्स और मिलिट्री मैटर्स की बात की जाए, सिविल और मिलिट्री पावर की बात की जाए, तो सबसे उसमें सुप्रीम फैसला तुम्हारा होगा। जो फैसला तुम करोगे वही जो है माना जाएगा। तो पहली चीज तो यह करी गई कि पहली बार एक गवर्नर जनरल बनाया गया। अब क्योंकि आपने गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया है तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आपने क्रिएट कर दिया और उसी लिहाज से फिर आपने पहली बार एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो है निर्माण किया, जिसके पास में ईस्ट इंडिया कंपनी का हिंदुस्तान के जितने इलाके के ऊपर कब्जा था उसके ऊपर अथॉरिटी थी। यह पॉइंट थोड़ा सा समझना पड़ेगा। आपने अभी तक यह कर रखा था कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया था और आपका उसको थोड़ी पावर दी थी कि वो आपका मद्रास और बॉम्बे की जो प्रेसिडेंसीज हैं वो उनके मामलों में थोड़ा बहुत दखल अंदाजी कर सकता था। मगर फिर भी आपने अभी तक यह कर रखा था कि बॉम्बे और मद्रास के जो गवर्नर है उनके पास में ठीक ठाक पावर थी, वो अपने प्रेसिडेंसीज में फिर भी ठीक ठाक काम वगैरह कर रहे थे। अब आपने ये बोला कि अब से जो है आपकी बॉम्बे प्रेसिडेंसी और ये प्रेसिडेंसी सारी प्रेसिडेंसी खत्म, अब से जो और अब आपकी जो ये गवर्नमेंट ऑफ बंगाल है, जो गवर्नमेंट ऑफ आपका मद्रास है, गवर्नमेंट ऑफ आपका बॉम्बे है, अब ये सारी चीजें नहीं होंगी। अब एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होगी। पहली बार जो भारत सरकार शब्द इस्तेमाल किया गया है, जो आज हम लोग कई बार बोलते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर भारत सरकार या फिर केंद्र सरकार, तो पहली बार ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो 1833 के चार्टर एक्ट ने बनाई थी। आपने क्या किया है? पहले तो आपने अपने लड़के का नाम चेंज किया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की जगह रख दिया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बंगाल की सरकार तो चलाएगा नहीं, अगर भारत का गवर्नर जनरल है तो फिर वो भारत की सरकार चलाएगा। इस लिहाज से आपने उसकी सरकार का नाम चेंज कर गवर्नमेंट ऑफ बंगाल की जगह रख दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और उसके बाद में आपने उसको यह बोल दिया कि पूरा जो टेरिटरी है, यानी कि आपका बॉम्बे और मद्रास की जो प्रेसिडेंसीज भी आती हैं उसके ऊपर भी जो है सुप्रीम कंट्रोल या फाइनल अथॉरिटी जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की होगी। दूसरे शब्दों में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा जो सरकार चलाई जा रही है उसकी जो है फाइनल अथॉरिटी आपका पूरे टेरिटरी के ऊपर हो जाएगी। अब अभी तक ये था कि आपके जो गवर्नर्स वगैरह थे बॉम्बे और मद्रास के, वो थोड़ा बहुत अपनी मन की कर भी सकते थे। अब वो अपने मन की बिल्कुल नहीं कर सकते थे। वो अब टोटली जो है आपका गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के मातहत या फिर सबऑर्डिनेट होकर रह गए थे और उनको उनकी हर बात मानना पड़ेगी। अब आप उसके खिलाफ नहीं जा सकते थे। ये बात यहां से क्लियर हो गई थी। वो पहला बंदा या वो पहला लड़का जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना वो था लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये सवाल पूछा गया है, 50 बार आया हुआ है, इसलिए इसको ध्यान रखना होगा। पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन है? लॉर्ड वैरेन हेस्टिंग। और पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये याद रखना है। पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल किसने बनाया था? रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 ने बनाया था। पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया किसने बनाया था? चार्टर एक्ट ऑफ 1833 ने बनाया था। ये कुछ फैक्ट्स हैं जो अपने को ध्यान रखने हैं। इसकी जुगाली बार बार होती है एग्जामिनेशंस में, बार बार जो है घुमा घुमा के किसी ना किसी तरीके से इस पर्टिकुलर सेक्शन से सवाल बार बार आता है। तो ये अपने को ध्यान रखना है। पहली चीज, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गया। पहली बार एक भारत सरकार या फिर एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया। और वो लड़का जो पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना था उसका नाम क्या था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। चले आगे बढ़ते हैं। इट डिप्राइव्ड द गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास ऑफ देयर लेजिस्लेटिव पावर। वही बात जो मैं आपको कह रहा था कि गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास जो है वो पूरी तरह से अब आपके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के मातहत हो गए। अब यहां पर आपने क्या किया है कि आपके बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर्स के पास में जो कानून बनाने की पावर थी, जो अपने क्षेत्रों के लिए वो जो नियम कायदे या जो कानून बना सकते थे, जो लेजिस्लेटिव पावर उनके पास थी, वो सारी लेजिस्लेटिव पावर आपने छीन ली। और अब ये बोला कि सारे जो जितना इलाका है आपकी जो प्रेसिडेंसीज हैं सबके लिए जो लेजिस्लेटिव पावर है या कानून बनाने की जो पावर है वो सिर्फ आपके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास में रहेगी। अब उसके अलावा कोई और कानून नहीं बनाएगा। तो एक तो आपने ये कर दिया कि बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर से आपने लेजिस्लेटिव पावर या फिर अपने अपने क्षेत्रों में कानून बनाने की ताकत छीन ली। दूसरा इन्होंने ये बोला कि लेजिस्लेटिव पावर जो है वो पूरी तरीके से अब आपका गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के हाथ में है। यानी कि अंग्रेजों के कंट्रोल में जितनी जमीन या जितना इलाका आ गया है उस पर अगर कोई कानून बनेगा या फिर कोई कानून उसका हटाना है, उसमें मॉडिफिकेशन करना है, कोई नया कानून लेकर आना है, जो करना है वो सारा का सारा काम अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया करेंगे। इसके अलावा कोई और ये काम
नहीं करेगा। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि इसके पहले आपके जितने आपके एक्ट पास होते थे, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 पास हो गया, आपका पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 आ गया, या इसके अलावा जो आपके चार्टर एक्ट वगैरह पास हो गए। एक बार जब ये एक्ट पास होते थे उसके बाद में आपको इन एक्ट्स वगैरह के तहत में कुछ कानून या कुछ अपने नियम कायदे बनाने की पावर मिलती थी। तो इसके पहले ये जो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 है, इसके पहले जितने आपके एक्ट्स पास हुए हैं उनके तहत जो प्रावधान बनाएगा और उसके तहत इन गवर्नर्स ने या फिर जिन भी लोगों ने जो भी नियम कायदे या कानून पास किए उनको अभी तक कहा जा रहा था रेगुलेशंस। मगर चार्टर एक्ट के तहत में जो पावर आपको दी गई है और उसके तहत आपका गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ने जो नए नियम कायदे बनाए, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस लागू किए, उनको अब से बोला जाने लगा एक्ट्स। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यानी कि इसके पहले तक रेगुलेशंस यानी कि आपको कुछ दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं जिनका पालन किया जाना है, और एक्ट्स यानी कि अब कानून है। यानी कि अब आपको ये बात माननी पड़ेगी और नहीं मानोगे तो फिर आपके खिलाफ एक्शंस वगैरह लिए जाएंगे, आपको लीगली जो है पेनलाइज किया जाएगा। ये बात यहां से लागू कर दी गई। एंड सबसे जरूरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 ने किया, इसने ईस्ट इंडिया कंपनी के कमर्शियल फंक्शंस खत्म कर दिए। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी अब एक व्यापारी कंपनी या फिर एक व्यापारी समूह नहीं रह गया था। अब इनका सिर्फ एक ही काम था, वो था आपका एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी के तौर पर शासन करना या प्रशासन वगैरह को संभालना। तो यहां से एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, सन 1600 से आपका ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारी कंपनी के रूप में शुरू हुई थी। 1833 में जाके इन्होंने अल्टीमेटली अपना व्यापार बंद किया है। और 1833 में क्या बोला गया, अब तुम कोई काम वाम नहीं, कोई आपका व्यापार वगैरह नहीं करोगे, तुम्हारा सिर्फ एक काम है, जितना इलाका तुमने कब्जा किया है उसके ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन चलाओ, प्रशासन वगैरह चलाओ, और जितना इलाका कब्जा होता जा रहा है उसके ऊपर अपना प्रशासन वगैरह जो है स्थापित कर उस सारे इलाके में लॉ एंड ऑर्डर स्थापित कर उसे अच्छे से जो है ब्रिटिश टेरिटरीज या ब्रिटिश प्रेशन इन इंडिया का पार्ट बनाना शुरू करो। तो यहां से ईस्ट इंडिया कंपनी एक कमर्शियल बॉडी के तौर पर अपने सारे फंक्शंस वगैरह खो देती है। यह भी एक सवाल बनता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने कमर्शियल बॉडी के तौर पर अपने फंक्शन कब बंद किए हैं या फिर किस एक्ट के तहत किए हैं। तो सवाल का जवाब हो जाएगा 1833 या फिर चार्टर एक्ट ऑफ 1833। इसको भी अपने को ध्यान रखना है। चलें, अगला जो प्रोविजन है, इट प्रोवाइडेड दैट द कंपनीज टेरिटरी इन इंडिया वेर हेल्ड बाय इट इन ट्रस्ट ऑफ हिज मैजेस्टी हिज हेयर्स एंड सक्सेसर्स। मतलब यह कि इसमें यह बोला गया कि जो कंपनी ने जितना भी टेरिटरी वगैरह पे हिंदुस्तान में कब्जा किया है, जितने भी इलाके के ऊपर अपनी कॉलोनी बनाई है, वो सारी की सारी जो जमीन है, वो सारी की सारी प्रॉपर्टी किसकी है, राजा की है। और राजा के बाद उसका जो अगला बच्चा वगैरह आएगा या जो शासन करेगा उनकी होगी, और उसके बाद उनकी होगी, एंड सो ऑन। यानी कि फिर उसी बात को जो बार बार अलग अलग एक्ट में दोहराई जा रही है कि ये जो इलाका जिसके ऊपर ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी कॉलोनी बनाई है, ईस्ट इंडिया कंपनी उसकी मालिक नहीं है, वो सिर्फ एक एजेंट है। असली मालिक कौन है, इंग्लैंड का राजा। इस बात को फिर से एक बार बोल दिया गया, फिर उनको इंडिकेट कर दिया गया कि अपने आप को मालिक मत समझने लगना, तुम मालिक नहीं हो, जिस दिन मन करेगा उठा के फेंक देंगे। इसलिए इस बात को याद रखना कि तुम सिर्फ एक एजेंट हो। एक्चुअल में जितनी जमीन या टेरिटरी जिसके ऊपर ईस्ट इंडिया कंपनी कॉलोनी बनाती जा रही है, ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ उसका एजेंट है। असली मालिक कौन है, इंग्लैंड का राजा। और इंग्लैंड के राजा के बाद में फिर जो उसका सक्सेसर आएगा, उसके बाद जो उसका सक्सेसर आएगा, एंड सो ऑन। ये बात जो है फिर यहां पर स्थापित कर दी गई। अगला, अभी तक ये हो रहा था आपका जो ईस्ट इंडिया कंपनी में जो आपके मुलाजिम हैं या फिर जो आपके सर्वेंट्स वगैरह हैं, इनका जो सिलेक्शन वगैरह होता था उसकी अपनी एक प्रक्रिया थी, और उसके तहत में जनरली आपके जो अंग्रेज हैं उन्हीं को इसमें सिलेक्ट किया जाता था। 1833 का जो चार्टर एक्ट है, इसने पहली बार ये कोशिश करी कि एक ओपन कंपटीशन का सिस्टम लाया जाए, जिसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए जो आपको सिविल सर्वेंट्स वगैरह की जरूरत पड़ती है उनका सिलेक्शन करवाया जाए। अभी तक तो ये हो रहा था कि आपके जैसे यहाँ पे राजे रजवाड़े होते हैं, नवाब वगैरह होते हैं, वैसे ही वहां इंग्लैंड में आपके लॉर्ड्स होते हैं। तो जिस लॉर्ड से अगर आपकी पहचान है और उसने आपकी सिफारिश कर दी, या फिर आप किसी लॉर्ड के लड़के हो, तो आपको जो है सिविल सर्वेंट बनाकर ईस्ट इंडिया कंपनी में भेज दिया जाता था। मगर अब यह बोला गया कि अब ऐसा नहीं करेंगे। 1833 से इन्होंने बोला कि अपन एक ओपन कंपटीशन करवाते हैं, एग्जाम करवाएंगे, और एग्जाम में जो लड़का पास होगा उसको फिर अपन सिविल सर्वेंट के तौर पर ईस्ट इंडिया कंपनी में शामिल करेंगे। पहली चीज तो यह कि ओपन कंपटीशन से पेपर लेंगे। दूसरा, इन्होंने यह बोला कि हिंदुस्तानियों को भी जो है इसमें शामिल होने दिया जाना चाहिए, इनको भी जो है शामिल होने दो, इनको भी रोको मत, इनको भी कॉम्पिटिशन में बैठने दो, और अगर कोई क्लियर कर लेता है तो फिर उसको भी जो है सिविल सर्वेंट के तौर पर अपॉइंट करो, और उसको भी कोई जो भी आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी में जैसे अपने अंग्रेजों को पोस्ट दी जाती है सिविल सर्वेंट्स की, इनको भी जो दूसरी पोस्ट वगैरह है वो दी जाए, इनको भी इंप्लॉयमेंट वगैरह का मौका मिलना चाहिए। ये प्रावधान किया गया, ये लागू नहीं हो पाया था, इंपॉर्टेंट है। 1833 के एक्ट ने क्या बोला है, ईस्ट इंडिया कंपनी में एक तो ओपन कंपटीशन करवाया जाए और उसके तहत सिविल सर्वेंट्स की भर्ती होनी चाहिए, और दूसरा पॉइंट कि हिंदुस्तानियों को भी इसमें शामिल होने से नहीं रोका जाना चाहिए, और अगर कोई हिंदुस्तानी लड़का क्लियर कर लेता है तो उसको भी अपॉइंट करो, और जो पोस्ट आपका अंग्रेज सिविल सर्वेंट को देते हो वही पोस्ट आपका इनको भी देना चाहिए। यह प्रावधान किया गया था, मगर इस प्रावधान को बाद में हटाया गया, क्योंकि
क्योंकि आपका जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था उन्होंने इसका बहुत भयंकर अपोजिशन किया था। एक तो उन्होंने ये बोला कि हम ओपन कंपटीशन नहीं करवाएंगे चाहे कुछ हो जाए, हमारे लड़कों की नौकरी चली जाएगी, जो हमारे आपके लॉर्ड वगैरह बैठे हुए इंग्लैंड में, जो अपना अपॉइंटमेंट वगैरह करवाते रहते हैं वो सब बंद हो जाएगा। दूसरी बात है हम हिंदुस्तानियों को नहीं घुसने देंगे चाहे कुछ हो जाए। तो इस दो बात को लेकर इन्होंने फिर जमकर जब विरोध किया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने, तो फिर बाद में ये प्रोविजन हटा दिया गया। तो ये याद रखना है कि पहली कोशिश जो है ओपन कंपटीशन लागू करने की 1833 के चार्टर एक्ट से की थी, सफलता नहीं मिली थी, सफलता इसके बाद मिली है, मगर पहली कोशिश जो हुई है जिसमें आपने ये बोला कि ओपन कंपटीशन करवाया जाए सिविल सर्विसेज में भर्ती वगैरह के लिए, वो उसका प्रावधान, उसको आप इस तरह से कह लें, उसका पहला प्रावधान जो कामयाब नहीं हो पाया वो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में किया गया था। चलें आगे बढ़ते हैं। अब आता है चार्टर एक्ट ऑफ 1853, और ये जो है वो आखिरी चार्टर है जो आपका रिवोल्ट ऑफ 1857 के पहले, या फिर यूं बोलना चाहिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म होने के पहले पास किया गया था। वही बात यहां पे लिखी गई है, दिस वाज द लास्ट चार्टर इन द सीरीज ऑफ द चार्टर एक्ट्स पास बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट बिटवीन 1793 एंड 1853। तो 1793 में आपका पहला चार्टर एक्ट पास हुआ था, वहां से होते होते आखिरी जो चार्टर पास हुआ है वो हुआ 1853 में, और वही जो है चार्टर एक्ट ऑफ 1853 के नाम से जाना जाता है। तो जो हमको चार्टर एक्ट्स की हमने सीरीज आज के सेशन में पढ़ी है उसका ये लास्ट चार्टर होने वाला है, जिसके बारे में हम बात करेंगे। अब ये भी जो है अपना एक सिग्निफिकेंट इंपैक्ट रखता है हमारे पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की मेकिंग की जर्नी के ऊपर, या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल लैंडमार्क जो है इसको माना जाता है। क्यों माना जाता है वो अब हम लोग इसके आगे इसके प्रावधान वगैरह में देखते हैं। चलें स्टडी करते हैं। तो इस एक्ट का जो पहला फीचर है वो है इट सेपरेटेड for the first time the legislative and the executive functions of the Governor General's Council। तो हम लोगों ने देख लिया था कि सबसे पहले हमारा एक गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया, उसको फिर बाद में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। जब उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया था तब भी उसके साथ में आपका एक काउंसिल बनाई गई थी उसकी मदद के लिए, और जब वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गया तब भी उसके पास में जो है वो काउंसिल थी। अब इस काउंसिल के जो फंक्शंस वगैरह थे ये लोग सारा का सारा काम इकट्ठा देखा करते थे, जितने भी तरीके के आपके काम वगैरह सारे के सारे काम वगैरह करने की जिम्मेदारी इनके ऊपर हुआ करती थी, और उनमें कोई डिफरेंशिएशन या फिर सेग्रीगेशन नहीं किया गया था कि अगर आप फलाने फलाने काम कर रहे हो तो फिर ये आपका लेजिस्लेटिव एक्शन में गिना जाएगा, या फिर ये वाले काम कर रहे हो तो फिर ये आपका एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन में गिना जाएगा, ये वाले काम कर रहे हो तो ये आपका पॉलिटिकल एक्शन में गिना जाएगा। अभी तक ऐसा कोई डिफरेंशिएशन नहीं था। पहली बार आपका जो चार्टर एक्ट ऑफ 1853 आया उसने क्लियर कट बोला कि भाई गवर्नर जनरल की काउंसिल जो सारे के सारे काम करती है हम अब उनमें डिवीजन कर रहे हैं, आपके जो काम वगैरह हैं उसका कैटेगराइजेशन किया जा रहा है। कुछ कामों की लिस्ट बनाई गई जिनको अगर आप करते हो तो उसका वो आपके लेजिस्लेटिव एक्शंस या फिर लेजिस्लेटिव फंक्शंस माने जाएंगे, और कुछ काम जो है अगर आप करते हो तो फिर वो आपके एग्जीक्यूटिव एक्शंस या फिर एग्जीक्यूटिव फंक्शंस माने जाएंगे। लेजिस्लेटिव एक्शन का क्या मतलब होता है? लेजिस्लेटिव एक्शंस का मतलब होता है, या फिर लेजिस्लेटिव वर्ड की बात कर लेते हैं, लेजिस्लेटिव का मतलब होता है कानून बनाने की प्रक्रिया या फिर कानून बनाना। अगर आप कानून वगैरह बनाते हो, इसको हम लोग कई बार कानून साजी भी बोलते हैं, कानून बनाने की पूरी जो प्रक्रिया है लॉ मेकिंग प्रोसेस, या इसको कानून साजी भी बोला जाता है, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं आपका लेजिस्लेटिव एक्शन या फिर लेजिस्लेटिव प्रोसेस। ठीक है जी। तो गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की काउंसिल थी जो सारे काम वगैरह करती थी, उसमें से वो सारे काम जिसके लिए आपको कोई नया कानून बनाना पड़ रहा है या फिर वो सारी की सारी प्रक्रिया जिसका पालन कर आप कोई नया कानून बनाओगे, वो सारे के सारे लेजिस्लेटिव एक्शंस कहलाएंगे। या ये बात इन लोगों ने यहां से क्लियर कर दी। या फिर आपके वो सारे एक्शंस जिसकी मदद से आप कोई कानून वगैरह बनाने वाले हो, लेजिस्लेटिव एक्शंस होने वाले हैं, उनकी एक अलग लिस्ट आपकी बनाकर दे दी गई। दूसरा काम इन्होंने ये किया कि आपके एग्जीक्यूटिव एक्शंस वगैरह की लिस्ट बना दी। एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या होता है? आपने कानून बना दिया, आपने लेजिस्लेटिव प्रोसेस का पालन करते हुए आपने कानून बना दिया। लेट्स से कि आपने ये कानून बना दिया कि भाई ट्रैफिक का जो आपकी जो लाइट है, ट्रैफिक लाइट पर आप सबको जो है चेक किया जाएगा कि उनके पास में आपका ड्राइविंग लाइसेंस है या नहीं, गाड़ी के सारे कागज वगैरह हैं कि नहीं, और साथ ही साथ उन्होंने हेलमेट पहना है कि नहीं पहना। अगर इसमें से कोई भी चीज नहीं मिलती है तो फिर उनका चालान काटा जाएगा और स्ट्रिक्टली इसका पालन किया जाएगा। आपने इस तरीके का कानून बना दिया। अब ये कानून बनाने के लिए आपको जिस प्रक्रिया का पालन करना पड़ा या जिस प्रोसेस का पालन करना पड़ा उसको बोला जाता है लेजिस्लेटिव एक्शन। मगर अब इस कानून को बना भर देने से तो काम चलेगा नहीं, इस कानून को फिर लागू भी करवाना पड़ेगा। अब इस कानून को लागू कराने की जिम्मेदारी जो आती है वो आती है प्रशासन के ऊपर या फिर एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। अब इस कानून को लागू कराने के लिए आपको ट्रैफिक पुलिस लगाना पड़ेगी, अलग अलग जो आपके चौराहे हैं वहां पे,
दूसरा काम आपको करना पड़ेगा कि भाई आपको साथ में कुछ पुलिस वगैरह का और इस्तेमाल करना पड़ेगा कि कोई अगर बहसबाजी करता है, कोई अगर लड़ाई झगड़ा करता है तो फिर उसको जो है उसको ठीक किया जा सके। ये सारी चीजें आपको करना पड़ेंगी, ठीक। इसके लिए अब आपको मैन पावर की जरूरत पड़ेगी, प्लानिंग की जरूरत पड़ेगी, कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ेगी। कोई अगर भागने की कोशिश करता है तो फिर कैमरे भी लगाए जाते हैं ताकि उसका नंबर नोट किया जा सके और उसके घर चालान भेजा जा सके और बाकी कानूनी कार्रवाई की जा सके। अब आपको पूरी की पूरी एक प्लानिंग करना पड़ेगी। ये जो कानून है आपका, जो लेजिस्लेटिव प्रोसीजर का पालन करते हुए लागू करवाया गया है, ये बनाया गया है, इसको लागू करवाने के लिए अब आपको लंबा चौड़ा जो है एक्शन लेना पड़ेगा। अब ये सारी की सारी चीजें जो है एग्जीक्यूटिव एक्शन या फिर एग्जीक्यूटिव फंक्शन में आती हैं। तो आपका जो अभी तक ये हो रहा था कि चाहे आप लेजिस्लेटिव एक्शन लो या फिर आप एग्जीक्यूटिव एक्शन लो, वो उनमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं किया गया था। अब ये वाला जो एक्ट है, चार्टर एक्ट ऑफ 1853, इसने पहली बार जो है क्लियर कर दिया, पहली बार जो है इसने यहां पर डिफरेंशिएट कर बताया कि गवर्नर जनरल की काउंसिल अगर कानून बनाएगी या कानून बनाने की प्रक्रिया को करेगी तो उसको लेजिस्लेटिव एक्शन बोला जाएगा। और ये सारी की चीजें, ये सारी चीजों की लिस्ट है, ये लेजिस्लेटिव एक्शन में गिनी जाएगी। और अगर कानून को लागू करवाने के लिए कुछ करती है और उसके लिए ये सारी चीजें की जाती हैं तो फिर वो जो है आपका एग्जीक्यूटिव एक्शन में गिना जाएगा और उनको जो है अलग अलग कर दिया गया। तो ये चार्टर एक्ट ऑफ 1853 का पहला सिग्निफिकेंस है कि इसने गवर्नर जनरल की काउंसिल जो थी, इसके आपके जो एग्जीक्यूटिव फंक्शंस होते हैं वो और आपके जो लेजिस्लेटिव फंक्शंस होते हैं वो, इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएशन या फिर सेग्रीगेशन कर दिया, पहला। दूसरा, इट प्रोवाइडेड फॉर एडिशन ऑफ 6 न्यू मेंबर्स कॉल्ड लेजिस्लेटिव काउंसिलर्स टू द काउंसिल। इन अदर वर्ड्स, इट एस्टैब्लिश्ड अ सेपरेट गवर्नर जनरल लेजिस्लेटिव काउंसिल व्हिच केम टू बी नोन एज इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब इसका ये जो पूरी लंबी चौड़ी लाइन लिखी गई है, इसको हम लोग तोड़ के इसके मतलब निकालते हैं। इन्होंने क्या बोला सबसे पहले कि गवर्नर जनरल की जो काउंसिल है उसके जो फंक्शंस हैं उनको दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। पहले आपके लेजिस्लेटिव फंक्शंस हो गए, दूसरे आपके एग्जीक्यूटिव फंक्शन हो गए। लेजिस्लेटिव फंक्शन का मतलब क्या, कानून बनाने की प्रक्रिया, और एग्जीक्यूटिव फंक्शन का मतलब क्या, कानून लागू करवाने की प्रक्रिया। अब इन्होंने ये कहा कि गवर्नर जनरल की काउंसिल में हम 6 नए लोगों को ऐड कर रहे हैं, यानी कि गवर्नर जनरल की भी जो काउंसिल है जिसमें आपके जो भी लड़के वगैरह काम कर रहे थे गवर्नर जनरल के साथ में, उसमें हम 6 लड़कों को और ऐड कर रहे हैं, या फिर हम लोग 6 नए मेंबर्स उसमें लेकर आ रहे हैं। और ये 6 के 6 जो मेंबर्स हैं इनको लेजिस्लेटिव काउंसिलर्स बोला जाएगा। लेजिस्लेटिव काउंसिलर्स का मतलब ये कि ये जो 6 नए लड़के गवर्नर जनरल की काउंसिल में आएंगे, इनकी जिम्मेदारी क्या है, कानून बनाना है या फिर जो लेजिस्लेटिव फंक्शंस हैं उसमें पार्टिसिपेट करना है। दूसरे शब्दों में इसी बात को इन्होंने कहा है कि ये जो चार्टर एक्ट ऑफ 1853 है, इसने 2 काम किए हैं। एक तो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को अलग अलग करके सेग्रीगेट करके बता दिया कि ये करोगे तो एग्जीक्यूटिव फंक्शंस हैं और ये करोगे तो लेजिस्लेटिव फंक्शंस हैं। और साथ ही साथ लेजिस्लेटिव फंक्शंस को करवाने के लिए 6 नए लोगों को जो है गवर्नर जनरल की काउंसिल में ऐड कर दिया। अब ये जो 6 नए लड़के ऐड किए गए थे जिनका काम सिर्फ इतना ही है कि इनको कानून वगैरह बनाना है, इनको कानून साजी करनी है, इनका नाम पड़ गया इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब ये अलग से कोई काउंसिल नहीं बनाई गई, ये गवर्नर जनरल की काउंसिल का ही हिस्सा है, मगर इन 6 भाई लोगों का काम सिर्फ क्या है, कानून वगैरह बनाने की प्रक्रिया में शामिल होना है। इसलिए स्पेसिफिकली इनको जो अलग से जो है एक नाम दिया गया इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। ऑल्दो ये आपका गवर्नर जनरल की काउंसिल का ही पार्ट है, मगर क्योंकि सिर्फ आपका कानून बनाना या लेजिस्लेशन का ही काम कर रहे हैं, इसलिए इनको इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल का अलग से नाम दे दिया गया। तो ये सेकंड पॉइंट है। थर्ड, द लेजिस्लेटिव विंग्स ऑफ द काउंसिल फंक्शनड एज अ मिनी पार्लियामेंट एडॉप्टिंग द सेम प्रोसीजर एज द ब्रिटिश पार्लियामेंट। अब ये जो इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल आपने बनाई है, इन लोगों को आपने एक ही जिम्मेदारी दी है कि तुम्हें कानून वगैरह बनाना है। अब कानून वगैरह बनाने की जिम्मेदारी जो है वो पार्लियामेंट की होती है, और ब्रिटेन में इस वक्त तक कानून वगैरह बनाने की जिम्मेदारी किसके ऊपर थी, ब्रिटिश पार्लियामेंट के ऊपर थी। तो अंग्रेज जो है इंग्लैंड में बैठकर पार्लियामेंट की मदद से या ब्रिटिश पार्लियामेंट की मदद से बैठकर अपने देश के लिए कानून बना रहे हैं। यहां पे इन भाई लोगों को इंडिया सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के नाम से आपने अलॉट कर दिया और बोला कि तुम्हारा काम भी जो है वो कानून बनाना है। तो उसके चलते फिर इन्होंने किया ये कि इन्होंने एक मिनी पार्लियामेंट की तरह काम करना शुरू कर दिया, और एग्जैक्टली ये उसी प्रोसीजर को फॉलो करने लगे, उसी प्रक्रिया का पालन करने लगे जिस प्रक्रिया या जिस प्रोसीजर का पालन ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा किया जाता था। जिस तरह से ब्रिटिश पार्लियामेंट काम करती थी या फंक्शन करती थी, उसी तरीके से ये लोग काम करने लगे। यहां से एक नींव पड़ना शुरू हुई हमारे देश में। आपका जो एक पार्लियामेंट्री सिस्टम वगैरह आप कह सकते हैं, उसके बारे में हमको जो है थोड़ा बहुत जानकारी यहां से समझ में आती है। पहली बार भारत में जो है लोकतांत्रिक तरीके से संसदीय प्रणाली होती है, कुछ न, उसके शुरुआती बीज जो है आप इसको मान सकते हो। यहां से जो है पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है, जो आज पूरा इतना पार्लियामेंट है और सारे लोग आते हैं, सबको बोलने का मौका मिलता है, सारी चीजें, उसके जो बीज हैं हिंदुस्तान में पहली बार यहां से जो है पढ़ते हुए आपको समझ में आते हैं। ये जो काउंसिल है इसने पहली बार पार्लियामेंट की तरह से बिहेव करना शुरू किया था। ये कर बेसिकली ये नकल ही रहे थे, एक्टिंग ही कर रहे थे। आपके जो इंग्लैंड में जो बैठा हुआ
हुआ आपकी बैठी हुई पार्लियामेंट है उसी की नकल कर रहे थे, मगर मोर और लेस यहां से पहली बार आपको बीज पढ़ते हुए जो है समझ में आते हैं पार्लियामेंट वगैरह में। चले, पार्लियामेंट वगैरह की फंक्शनिंग के बीज आपको पढ़ते हुए यहां पे समझ में आते हैं। चले अगला देखते हैं। पॉइंट यह है कि अब यहां पर ये जो दो काम किए जा रहे हैं, पहला तो ये कि आपने लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को अलग अलग कर दिया, और लेजिस्लेटिव फंक्शंस को कराने के लिए आपने अलग से 6 नए लड़कों को अपॉइंट कर दिया, और ये लोग ब्रिटिश पार्लियामेंट का जो प्रोसीजर है उसको फॉलो कर रहे हैं। इसका मतलब यह है इन तीनों बातों का या तीनों पॉइंट्स का अगर हम लोग निचोड़ निकालें तो वो ये है, लेजिस्लेशन यानी कि कानून बनाने की प्रक्रिया या कानून साजी इसको हम लोग कह सकते हैं, इसको पहली बार एक स्पेशल फंक्शन के तौर पर ट्रीट किया गया। यानी कि पहली बार जो है ये माना गया कि लेजिस्लेशन सरकार का एक स्पेशल फंक्शन है, ये एकदम रोजमर्रा का काम नहीं है कि आपने रोज जैसे आके नॉर्मल दूसरे काम करते हैं उसी तरीके से आप लेजिस्लेशन भी कर दोगे। लेजिस्लेशन अपने आप में एक स्पेशल फंक्शन है, और इसको करवाने के लिए, इसको करने के लिए आपको स्पेशल मशीनरी और स्पेशल प्रोसेस की जरूरत पड़ती है। स्पेशल मशीनरी का मतलब क्या, आपको स्पेसिफिक कुछ लोगों की जरूरत पड़ती है, एक सर्टेन जो है आपको एक व्यवस्था बनानी पड़ती है। वही व्यवस्था बनाई गई थी इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाकर, और स्पेशल प्रोसेस को फॉलो किया जा रहा है। प्रोसेस भी हमने देखी है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेथड्स को जो है अपनाया जा रहा है। तो यहां पे पहली बार माना गया इस बात को कि एक तो लेजिस्लेशन स्पेशल फंक्शन है, अगर लेजिस्लेशन स्पेशल फंक्शन नहीं होता तो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को अलग अलग नहीं किया जाता। तो पहली बात ये मान ली कि लेजिस्लेशन जो है कानून बनाने की प्रक्रिया एक स्पेशल फंक्शन है, पहली बार ये माना गया। दूसरी बात ये मानी गई कि इसको बनाने के लिए, लेजिस्लेशन की प्रोसेस के लिए आपको स्पेशल मशीनरी लगती है। इसी के चलते आपने 6 नए लोगों को अपॉइंट किया जिनको लेजिस्लेटिव काउंसिलर बोला, और इनको इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के नाम से जाना गया। और स्पेशल मशीनरी के साथ साथ एक स्पेशल प्रोसीजर लगता है, तो वो पूरा का पूरा प्रोसीजर जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट का उन लोगों ने फॉलो करना शुरू कर दिया। ये सारी की सारी चीजें जो है हमको यहां पर होती हुई समझ में आती हैं। इसके बाद में इसके पहले वाला जो एक्ट आया था, चार्टर एक्ट ऑफ 1833, वो जो करने की कोशिश में कामयाब नहीं हो पाया। चार्टर एक्ट ऑफ 1853 जो है वो ये करने में कामयाब हो गया। क्या करने में कामयाब हो गया, इसने एक ओपन कंपटीशन सिस्टम जो है फॉर द सिलेक्शन एंड द रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट्स, उसकी शुरुआत करवा दी। 1833 वाले ने भी कोशिश करी थी कि हम लोग एक ओपन कंपटीशन करवाते हैं जिसके तहत हम लोग सिलेक्शन करेंगे सिविल सर्वेंट्स का, और इंडियंस को भी हम लोग जो है डिबार नहीं करेंगे। मगर उसमें फिर आपका जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे उन्होंने विरोध वगैरह किया, तो अल्टीमेटली वो चीज लागू नहीं हो पाई। मगर अल्टीमेटली अब 1853 में 20 साल के बाद में इस चीज को करवाया गया। आपका सिविल सर्वेंट्स के रिक्रूटमेंट वगैरह के लिए एक ओपन कंपटीशन जो है इसकी शुरुआत की गई, एक सिस्टम वगैरह जो है स्थापित किया गया कि एग्जाम होगा, जो क्लियर करेगा वो आ सकता है। और यहां से हिंदुस्तानियों को भी जो है मौका पूरा दिया गया कि अगर आप में दम है, काबिलियत है, तो आपके लिए भी जो है ये प्रतिष्ठित कोविनेंटेड सिविल सर्विसेज जो है दे आर नाउ थ्रोन ओपन टू यू। अगर दम है तो निकाल लो, तुम्हें भी हम लोग नौकरी देंगे। यहीं से जो है फिर आपका सिविल सर्विसेज वगैरह के प्रति, सिविल सर्विसेज वगैरह के दरवाजे हिंदुस्तान के लिए खुल गए। अब एक बार आपने डिसाइड तो कर लिया कि आप सिविल सर्विसेज वगैरह जो है वो आप ऑर्गेनाइज करवाओगे, अब हिंदुस्तानी भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ओपन कंपटीशन होगा, पेपर करवाओगे, सारी बातें आपने डिसाइड कर ली। अब ये सिविल सर्विसेज का पेपर करवाओगे कैसे, सिलेबस में क्या होगा, कौन जो है पेपर लेगा, पेपर कैसे सेट होगा, कितने पेपर होंगे, कितने नंबर का होगा, मार्किंग कैसे करोगे, सारी चीजें आती हैं। अब पूरा आपको स्कीम बनाना पड़ती है। तो अकॉर्डिंगली जब आपने ये डिसाइड किया कि अब सिविल सर्विसेज का पेपर जो है वो करवाया जाएगा ओपन कॉम्पिटिशन से और हिंदुस्तानियों को भी इसमें मौका मिलेगा, तो उसके बाद में इस पूरी चीज को करवाने की जो व्यवस्था वगैरह बनाई जाएगी, उसके लिए कमेटी बनाई गई जिसका नाम है मैक्वाइले कमेटी। मैक्वाइले कमेटी, द कमेटी ऑन द इंडियन सिविल सर्विसेज भी इसको हम लोग कई बार कहते हैं, द कमेटी ऑन द इंडियन सिविल सर्विसेज, जिसको मैक्वाइले कमेटी के नाम से भी जाना जाता है। इसको अपॉइंट किया गया 1854 में, 1854 में जो है इसको अपॉइंट किया गया, और इनसे बोला गया कि पूरा अपना बनाओ कार्यक्रम वगैरह कि किस तरीके से जो है आप ये पूरा का पूरा प्रोसेस वगैरह करवाओगे, किस तरीके से यहां पर रिक्रूटमेंट और सिलेक्शंस वगैरह होंगे। इसके बाद जो अगला और इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो ये है, इट एक्सटेंडेड द कंपनीज रूल एंड अलाउड टू रिटेन द पोजीशन ऑफ इंडियन टेरिटरीज ऑन द ट्रस्ट ऑफ द फॉर द ब्रिटिश क्राउन। यानी कि इन्होंने कंपनी का जो रूल है इसको एक्सटेंड कर दिया और ये बोला कि आप ब्रिटिश क्राउन के ट्रस्ट पर ये जो इलाका आपने जो कॉलोनी वगैरह बनाया है, ये जो एक्चुअल में ब्रिटिश टेरिटरी है, इसके ऊपर अभी आप इंग्लैंड के राजा के बिहाफ पर रूल करो। But it did not specify any particular period unlike the previous charters। मतलब यह है कहने का कि इसके पहले भी जितने चार्टर पास होते थे सब में एक लाइन लिखी होती थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो जितना भी इलाका उसने इंडिया में जो है कब्जा किया है, जितने भी इलाके पे इंडिया में उसका जो शासन स्थापित हुआ है, वो सारा का सारा जो जमीन और वो टेरिटरी है उसका स्वामित्व किसका है, वो किसकी ओनरशिप में आती है, इंग्लैंड के राजा की ओनरशिप में आती है, या फिर वो सारी की सारी टेरिटरी इंग्लैंड के राजा की है, ईस्ट इंडिया कंपनी की नहीं है। एक बात। और ईस्ट इंडिया
कंपनी सिर्फ एक एजेंट के तौर पर जो है उसके ऊपर रूल कर रही है। और ये एक तो ये लाइन ये लिखी रहती थी हर एक एक्ट में, साथ ही साथ वो लोग इसमें ये ऐड कर देते थे और राजा अपने ट्रस्ट पर, विश्वास पर इनको 10 साल और रूल करने की यहां पे इजाजत देता है, या 20 साल और रूल करने की इजाजत देता है, 30 साल और रूल करने की इजाजत देता है। ऐसे हर एक चार्टर में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल है वो टाइम टू टाइम बढ़ाया जाता था कि भाई हम हमारे राजा के बिहाफ पर उनकी जमीन जो इंडिया में आपके पास में है उस पर आप 10 साल और राज कर लो, या 15 साल और राज कर लो, या 20 साल और राज कर लो। इस तरीके से हर एक एक्ट में लिखा रहता था। अब ये वाला जो एक्ट आया है इसमें ये चीज तो करी गई कि आपने कंपनी का जो रूल है उसको एक्सटेंड कर दिया, यानी कि आपने ये बोला कि हिंदुस्तान में वो जगह या वो जमीन वगैरह वो सारी टेरिटरी जिसके ऊपर ईस्ट इंडिया कंपनी भी शासन कर रही है, जिसके ऊपर एक्चुअल स्वामित्व जो है हमारे इंग्लैंड के राजा का है, उसके ऊपर इंग्लैंड के राजा विश्वास करके ईस्ट इंडिया कंपनी को भी रूल करने की और फर्दर जो है इजाजत दे रहे हैं। मगर पहली बार जो है आपने ये चीज स्पेसिफाई नहीं करी कि कितने वक्त तक आपने इसको ये करने के लिए दिया है। पहले तो आपने बोल दिया था कि पहले 5 साल के लिए आपको ये और एक्सटेंड कर दिया, 10 साल के लिए और कर दिया, 20 साल के लिए और कर दिया। पहली बार ये हुआ कि आपने पुराने चार्टर से इटर, इसके पहले वाले जो आपके चार्टर वगैरह गए थे उससे उल्टा आपने यहां पे स्पेसिफाई ही नहीं किया कि कितने वक्त तक के लिए, कितने पीरियड के लिए जो है आपने ये रूल एक्सटेंड किया है। ये एक क्लियर कट इंडिकेशन था। जो बात आपका पहले जो है राजा वगैरह आपका टाइम पीरियड स्पेसिफाई करके करते थे कि 5 साल तक तुम्हें हम लोगों ने रूल करने के लिए एक्सटेंशन दिया है, यानी कि ये एक इंडिकेशन होता था कि 5 साल के बाद तुम्हें अगर चाहे तो उखाड़ के फेंक सकते हैं। फिर अगर आपने अगले चार्टर में 10 साल तक रूल बढ़ा दिया तो फिर एक इंडिकेशन होता था कि 10 साल तक तुम चलो राज करो, उसके बाद तुम्हें हटाया जा सकता है, उसके बाद हम किसी और को लगा सकते हैं, सारी चीजें थी। मगर पहली बार जब आपने ये बोला कि हम टाइम स्पेसिफाई नहीं कर रहे कि तुम कितने वक्त तक के लिए हमारे बिहाफ पर या हमारे विश्वास पर इंडियन टेरिटरीज पे रूल करोगे, तो ये एक क्लियर कट इंडिकेशन था कि कंपनी का रूल जिस दिन राजा का मन पड़ेगा या जिस दिन पार्लियामेंट चाहेगी उस दिन जो है रूल टर्मिनेट किया जा सकता है। जिस दिन मन पड़ेगा उस दिन पार्लियामेंट एक कानून पास किया, फिर एक आपका प्रस्ताव पास करके ईस्ट इंडिया कंपनी को बोल देगी कि खत्म हो गया आपका, खत्म टाटा बाय बाय है, अब आप घर जाइए, हम देख लेंगे कि अब हमको इंडिया में रूल किस तरह से करना है। कोई नई संस्था को रूल करवाना है या किसी और को लेकर आना है, या फिर हम लोगों को डायरेक्ट आपका ब्रिटिश रूल लागू करना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, वो हम वो सारी चीजें जो है हम लोग देख लेंगे, अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से आपको किसी भी दिन जो है टर्मिनेट किया जा सकता था, जिस दिन पार्लियामेंट की मर्जी हो, जिस दिन पार्लियामेंट की इच्छा हो। तो यहां से फिर एक तरीके से साबित कर दिया गया कि बॉस कौन है ईस्ट इंडिया कंपनी को। फिर एक बात जो है आप उसकी हैसियत याद दिलवा दी गई कि भाई तुम्हारी जो स्थिति है वो सिर्फ एक मुलाजिम की है और मुलाजमत ही तुम यहां पे कर रहे हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं। भले तुमने हिंदुस्तान की इन इलाकों पे कब्जा किया हो, इनको जीता हो, डजेंट मैटर, मगर बॉस जो है वो राजा है, ब्रिटिश पार्लियामेंट है और आप इसमें सिर्फ एक मुलाजिम हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं। चले आगे बढ़ते हैं। इसके बाद का जो नेक्स्ट पॉइंट है, इट इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम लोकल रिप्रेजेंटेशन इन द इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो इन्होंने एक तो ये किया कि लेजिस्लेटिव काउंसिलर्स के नाम से इन्होंने नए लोगों को जो है आपका गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में शामिल किया, और क्योंकि इनको सिर्फ लेजिस्लेशन या फिर कानून साजी या कानून बनाने के लिए लेकर आए थे, इसलिए इनको अलग से नाम दे दिया इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। और ये भी बोला कि अब क्योंकि कानून हिंदुस्तान के लिए बनने हैं तो हिंदुस्तान से भी कुछ लोगों को जो है आपको शामिल करना चाहिए इस इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, क्योंकि जो कानून बनेगा इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में वो कानून हिंदुस्तान में ही लागू होगा, इंग्लैंड में तो लागू होगा नहीं। अब अगर इंडिया में कानून लागू किया जा रहा है, इंडियंस के ऊपर लागू किया जा रहा है, तो इंडियंस में से भी कुछ लोगों को जो है आपको इसमें रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए ताकि उनकी भी बात को जो है सुना जा सके। तो पहली बार आपको लोकल रिप्रेजेंटेशन जो है वो यहां पर समझ में आता है। इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में वो लोकल रिप्रेजेंटेशन आपको दिया गया था। इसके तहत यह प्रावधान किया गया कि जो 6 लेजिस्लेटिव काउंसलर्स आपके जुड़ने हैं गवर्नर जनरल की काउंसिल में, इसमें से जो 4 मेंबर्स होंगे इनको आपकी जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट चल रही हैं, जो प्रांतीय सरकारें चल रही हैं मद्रास में, बॉम्बे में, बंगाल में और आगरा में, इनकी मदद से या इनके थ्रू जो है अपॉइंट करवाया जाएगा। ये लोग जो है एक एक लड़का अपना नॉमिनेट करेंगे। मद्रास की जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो एक नाम नॉमिनेट करेगी, या आपका जो बॉम्बे वाले एक करेंगे, बंगाल वाले एक करेंगे और आगरा वाले एक करेंगे। तो इस तरीके से 6 में से 4 मेंबर जो हैं वो आपका प्रोविंशियल गवर्नमेंट में से नॉमिनेट होकर आएंगे और वो लोकल लोगों को और वो लोकल्स होंगे यहाँ के, ये बात जो है डिसाइड की गई थी। तो इस तरीके से हिंदुस्तानियों को भी जो है थोड़ा सा ही सही, बहुत पार्शियल और बहुत माइन्यूट मात्रा में ही सही, मगर आपका जो हाईएस्ट लेवल पर डिसीजन मेकिंग बॉडी है उसका पार्ट बनाने की कोशिश की गई थी। तो ये जो है आपका चार्टर एक्ट ऑफ 1853 के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो हमको ध्यान में रखने हैं। क्या क्या इसमें ध्यान देने वाली बात है, एक तो गवर्नर जनरल की काउंसिल में नए लोगों का एडिशन होता है, लेजिस्लेशन
की जो प्रोसेस है उसको स्पेशल फंक्शंस की तरह ट्रीट किया जाता है। सिविल सर्विसेज का जो कंपटीशन, ओपन कंपटीशन की प्रोसेस है वो शुरू हो जाती है और उसके लिए मैक्वाले कमेटी अपॉइंट होती है एंड कंपनी को एक इंडिकेशन दे दिया जाता है कि जिस दिन मन करेगा उखाड़ के फेंक दिया जाओगे तुम्हारे। अब यहाँ पे कोई टाइम पीरियड जो है वो स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि तुम कब तक इंग्लैंड या इंडिया में बैठकर जिन इलाकों के ऊपर कब्जा किए हो उसके ऊपर रूल कर पाओगे। ये हो गया। इसके बाद में लोकल रिप्रेजेंटेशन जो है थोड़ा बहुत आपको यहाँ पर होता हुआ समझ में आता है। तो ये सारे जो है प्रोविजंस हैं आपके चार्टर एक्ट ऑफ 1853 के। चलें आगे। सो विद दिस वी कम टू एंड ऑफ टुडेज सेशन। आज का जो हमारा सेशन था इसमें कंपनी रूल का जो फेज रहा है उसमें जो चार्टर एक्ट्स वगैरह पास हुए थे उसके बारे में हम लोगों ने बात करके खत्म करी है। नेक्स्ट अब जो हमारा सेशन रहेगा उसमें हम लोग बातचीत शुरू करेंगे क्राउन रूल के साथ में, यानी कि आपका जो 1858 में अंग्रेज हुकूमत ने या अंग्रेज राजा ने ईस्ट इंडिया कंपनी को हटाकर डायरेक्टली उनकी जगह पर जब टेक ओवर किया और वहां से फिर आपका 15 अगस्त 1947 के पहले तक उनका जो रूल चला है उसमें किस तरीके के कानून पास किए गए और उसका फिर हिंदुस्तान के ऊपर क्या असर पड़ा, हिंदुस्तान की जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल जर्नी है उसके ऊपर क्या असर पड़ा, उसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। तो वो सारी बातचीत जो है हमारी नेक्स्ट सेशन में होगी। आज का जो सेशन है इसको हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। समाप्त करने के पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप लोग मैग्नेट ब्रेन्स कंपटीशन के हमारे चैनल के साथ में जुड़ें, अपने जो दूसरे दोस्त वगैरह हैं उनको भी इनके बारे में बताएं और इसका जितना हो सके उतना ज़्यादा प्रचार प्रसार करें। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको सारा का सारा क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए एक्सक्लूसिवली फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया जाता है, ना सिर्फ अभी बट हमेशा के लिए। ये मैग्नेट ब्रेन्स की अपनी प्रतिबद्धता है आप लोगों के साथ में कि आप लोगों तक सारा का सारा कंटेंट इसी तरीके से एक्सक्लूसिवली विदाउट चार्जिंग एनीथिंग फ्रॉम यू आपको आपके सामने लाया जाता रहेगा ताकि आपकी एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन अच्छे से हों और आप वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस वगैरह को क्रैक कर सकें। तो इसी नोट पे आई वुड बी कॉलिंग इट द डे एंड कंक्लूडिंग द लेक्चर। अपना बहुत ध्यान रखें, बहुत पॉजिटिव रहें, खुश रहें एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जुड़े रहें मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। थैंक यू। जय हिंद।